उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की एक चमचमाती पॉश कॉलोनी में एक ऐसा विशाल सफेद बंगला था जिसकी ऊंची दीवारें बाहर से देखने वालों को सिर्फ दौलत और रुतबे की कहानी सुनाती थी। लेकिन उन्हीं दीवारों के भीतर एक ऐसी खामोशी कैद थी जो हर रात किसी अनसुने दर्द की तरह गलियारों में भटकती रहती थी। और उस घर में रहने वाले लोग दुनिया की नजरों में जितने खुश और सफल दिखते थे, अंदर से उतने ही खाली और अधूरे थे। वो घर था बड़े उद्योगपति अमरेश मल्होत्रा का, जिनका नाम शहर के बड़े व्यापारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर लिया जाता था, जिनकी एक मुस्कान पर कई लोगों की किस्मत बदल जाती थी, जिनके ऑफिस के बाहर मिलने के लिए महीनों पहले समय लेना पड़ता था, और जिनके पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, पहचान, लेकिन शायद वक्त नहीं था अपने ही घर के लिए। उसी बंगले में रहती थी उनकी इकलौती बेटी आन्या, जो उम्र में लगभग 23 साल की थी। बेहद पढ़ी लिखी, खूबसूरत और शांत स्वभाव की लड़की, जिसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी मुस्कान रहती थी जो देखने में तो सुंदर लगती थी, लेकिन ध्यान से देखने पर लगता था जैसे वो मुस्कान सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो, क्योंकि उसकी आंखों में अक्सर एक गहरा खालीपन तैरता रहता था, जैसे कोई अपने ही जीवन में मेहमान बनकर रह गया हो। आन्या की मां का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 10 साल की थी, और उसके बाद पिता ने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया। घर में नौकरों की कमी नहीं थी, हर सुविधा मौजूद थी, लेकिन अपनापन कहीं खो गया था। और धीरे धीरे आन्या ने बोलना कम कर दिया था। वो घंटों अपने कमरे की बड़ी कांच की खिड़की से बाहर सड़क को देखती रहती, जहां आम लोग हंसते, झगड़ते, भागते और जीते नजर आते, और उसे लगता जैसे वो किसी सुनहरे पिंजरे में बंद है, जहां सब कुछ है लेकिन जिंदगी नहीं। कुछ महीनों पहले उनके घर में एक नया ड्राइवर रखा गया था, जिसका नाम था राघव। लगभग 27 साल का साधारण सा नौजवान, गेहुआ रंग, मेहनत से सख्त हुए हाथ, आंखों में अजीब सी शांति और चेहरे पर ऐसी सादगी जो पहली नजर में ही भरोसा जगा दे। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसके हर काम में एक जिम्मेदारी झलकती थी, जैसे वो सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि किसी भरोसे को निभा रहा हो। शुरुआत में आन्या ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसके लिए वो भी बाकी कर्मचारियों जैसा ही था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि राघव बाकी लोगों से अलग है। वो कभी जरूरत से ज्यादा बात नहीं करता, कभी हंसी मजाक की कोशिश नहीं करता, और सबसे खास बात, उसकी आंखों में लालच का नाम तक नहीं था, जैसे वो सिर्फ अपना काम करके चुपचाप अपनी दुनिया में लौट जाना चाहता हो। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी हुई थी। तभी आन्या ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी भारी बैग उठाए सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज गाड़ियों की वजह से डर रहा था। तभी राघव ने बिना कुछ कहे कार साइड में लगाई, उतरकर उस बुजुर्ग का बैग उठाया और उन्हें आराम से सड़क पार करवाया। फिर वापस आकर ऐसे गाड़ी चलाने लगा जैसे उसने कुछ खास किया ही न हो। आन्या ने हल्के आश्चर्य से पूछा, तुम लेट हो जाओगे? राघव ने आईने में देखे बिना शांत आवाज में जवाब दिया, कोई बात नहीं मैडम, उन्हें ज्यादा जरूरत थी। उस छोटे से जवाब ने जैसे आन्या के दिल में कोई हल्की सी दस्तक दी, क्योंकि उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जो बिना दिखावे के मदद करता है, बिना किसी उम्मीद के। दिन गुजरते गए और आन्या ने नोटिस किया कि राघव कभी फोन पर ऊंची आवाज में बात नहीं करता, कभी छुट्टी की मांग नहीं करता। बारिश हो या कड़क धूप, वो हमेशा समय पर मौजूद रहता, और उसकी आंखों में हमेशा वही शांत गंभीरता रहती जैसे जिंदगी ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया हो। एक रात देर से पार्टी से लौटते वक्त आन्या बेहद थकी हुई थी। गाड़ी से उतरते हुए उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने ही वाली थी कि राघव ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। लेकिन अगले ही पल उसने हाथ पीछे कर लिया और झुककर बोला, सॉरी मैडम। उस क्षण आन्या ने पहली बार महसूस किया कि उस स्पर्श में कोई लालच नहीं था, कोई सीमा पार करने की कोशिश नहीं थी, सिर्फ जिम्मेदारी थी। और शायद यही बात उसे अंदर तक छू गई। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। बार बार वही चेहरा उसके सामने आता रहा, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण ड्राइवर के बारे में वो इतना क्यों सोच रही है। लेकिन जिंदगी अक्सर बिना चेतावनी के मोड़ लेती है। एक सुबह अचानक खबर मिली कि राघव ने नौकरी छोड़ दी है। ना कोई बहाना, ना कोई शिकायत, बस चाबी देकर चला गया। घर में किसी को फर्क नहीं पड़ा, नया ड्राइवर तुरंत रख लिया गया। लेकिन आन्या के अंदर जैसे कोई खाली जगह बन गई थी। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। कुछ दिनों बाद कार की पिछली सीट के नीचे
उसे एक पुराना कपड़े का बैग मिला, घिसा हुआ, साधारण, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। जब उसने बैग खोला तो अंदर कुछ दवाइयां, एक पुरानी ऊनी शॉल और एक छोटी सी फोटो थी। फोटो में एक कमजोर बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी थी और उसके पास खड़ा राघव हल्की मुस्कान के साथ दिख रहा था। और उस मुस्कान में थकान भी थी और गहरा प्यार भी। फोटो के पीछे एक पता लिखा था, कानपुर रोड की झुग्गी बस्ती, लखनऊ। उसी पल आन्या के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे ये बैग उसे बुला रहा हो, जैसे उस फोटो के पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी हो जो अभी तक किसी ने नहीं सुनी। और उसी रात उसने फैसला कर लिया, सुबह होते ही वो बिना किसी को बताए उस पते की तरफ निकल पड़ेगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस सफर के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। सुबह का वक्त था। लखनऊ शहर धीरे धीरे जाग रहा था। बड़ी सड़कों पर गाड़ियों की आवाज बढ़ने लगी थी, लेकिन आन्या के दिल की धड़कन उससे कहीं ज्यादा तेज थी, क्योंकि पहली बार वो अपने सुरक्षित और चमकदार जीवन की सीमाओं को पार करके एक ऐसी जगह जा रही थी जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था, देखा कभी नहीं था। और जैसे जैसे उसकी कार शहर की चौड़ी सड़कों से निकलकर तंग गलियों की तरफ बढ़ती गई, वैसे वैसे उसे लगने लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में कदम रख रही है। चमचमाते शोरूम खत्म हो गए, ऊंची इमारतें पीछे छूट गई और उनकी जगह छोटे छोटे मकान, तंग रास्ते और धूल से भरी गलियां आने लगी, जहां हर चेहरा जिंदगी से लड़ता हुआ दिखाई देता था, जहां लोग मुस्कुराते भी थे तो जैसे मजबूरी के बीच मुस्कुराना सीख गए हों। और आन्या पहली बार महसूस कर रही थी कि उसकी दुनिया कितनी अलग और कितनी सीमित थी। कार आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने उसे किनारे खड़ा किया और धीरे धीरे पैदल चलना शुरू किया। चारों तरफ मिट्टी की गंध, चूल्हों का धुआं, नंगे पैर खेलते बच्चे, टूटे हुए टीन की छतें और हवा में घुली गरीबी की चुप्पी थी। और हर कदम के साथ उसके अंदर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो क्या देखने जा रही है। काफी पूछताछ के बाद वो एक बेहद छोटी और लगभग टूट चुकी झोपड़ी के सामने खड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से खांसी की हल्की आवाज आ रही थी और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से बहुत कमजोर आवाज आई, कौन है बेटा? आन्या ने दरवाजा खोला और जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर उसकी सांस जैसे रुक गई। एक बूढ़ी औरत फटे बिस्तर पर लेटी हुई थी, चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई, पास में खाली दवा की शीशियां और कमरे में फैली ऐसी खामोशी जिसमें दर्द की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। और आन्या तुरंत समझ गई, ये राघव की मां है। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस वही खड़ी रह गई, जैसे उसके अंदर का पूरा संसार एक पल में बदल गया हो। बूढ़ी औरत ने धुंधली आंखों से उसे देखा और बहुत धीरे पूछा, राघव आया क्या बेटा? ये सुनते ही आन्या की आंखें भर आई, क्योंकि वो समझ गई कि ये इंतजार नया नहीं है, शायद कई दिनों से चल रहा है। और उस सवाल में सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि अकेलेपन का डर भी छुपा था। वो धीरे धीरे अंदर आई और चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक टूटी चारपाई, कोने में मिट्टी का चूल्हा, आधी भरी पानी की बाल्टी, दीवार पर टंगी भगवान की फीकी तस्वीर और छत से आती धूप की पतली किरणें जो कमरे की वीरानी को और साफ दिखा रही थी, जैसे यहां जिंदगी नहीं बल्कि संघर्ष रह गया हो। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि हाथ हवा में ही थरथराकर नीचे गिर गया और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, राघव को बोलना जल्दी आ जाए, दवा खत्म हो गई है। आन्या का गला भर आया। वो चाहकर भी सच नहीं बता पाई कि उसे खुद नहीं पता राघव कहाँ है। उसने बस चुपचाप उनका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ बुखार से तप रहा था, जैसे किसी आग पर रखा हो। उसी पल उसके अंदर बेचैनी बढ़ गई। उसने तुरंत फोन निकाला, बाहर जाकर आसपास की मेडिकल दुकान का पता पूछा और लगभग दौड़ते हुए वहां पहुंची। कुछ ही देर में वो दवाइयां, बिस्कुट, दूध और पानी लेकर वापस लौटी। जब बूढ़ी औरत ने उसे सामान रखते देखा तो उनकी आंखों में ऐसी चमक आई जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दिया जल गया हो। उन्होंने धीमे से पूछा, तू कौन है बेटी? आन्या एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, बस रास्ते से गुजर रही थी। दरवाजा खुला था। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा,
बस उसे देखती रहीं, जैसे दिल से पहचानने की कोशिश कर रही हो कि कोई अनजान इतना अपनापन क्यों दे रहा है। आन्या ने उन्हें सहारा देकर उठाया, पानी पिलाया, दवा दी और छोटे छोटे टुकड़ों में बिस्कुट खिलाने लगी। और वो खुद हैरान थी कि वो इतनी सहजता से ये सब कैसे कर पा रही है, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी किसी की इस तरह सेवा नहीं की थी। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, भगवान तुझे खुश रखे, तू ना आती तो। शब्द अधूरे रह गए, लेकिन उनका मतलब आन्या समझ गई और उसी पल उसके अंदर एक अजीब सा अपराध बोध उठा। वो इतने सालों से हर सुख में रही, जबकि उसी घर का ड्राइवर अपनी मां के लिए हर दिन लड़ रहा था, बिना किसी शिकायत के। दवा का असर होने लगा और बूढ़ी औरत धीरे धीरे सो गई। उनकी सांसें अभी भी भारी थी, लेकिन चेहरा थोड़ा शांत लग रहा था। और आन्या जमीन पर बैठकर उन्हें देखती रही। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ महंगी चीजों से नहीं बनती, किसी का साथ होना ही असली दौलत है। बाहर निकलते वक्त उसने पास वाली झोपड़ी में रहने वाली एक महिला से कहा कि वो रोज आकर उन्हें देख लिया करे और चुपचाप उसके हाथ में कुछ पैसे रख दिए। जब वो वापस अपनी कार तक पहुंची तो उसके कदम भारी थे, जैसे उसका दिल वही रह गया हो। और रास्ते भर उसे हर गरीब चेहरा अब राघव की मां जैसा लग रहा था। इंतजार करता हुआ, थका हुआ, अनसुना। उस रात वो बिल्कुल सो नहीं पाई। बार बार वही आवाज उसके कानों में गूंजती रही, राघव को बोलना जल्दी आ जाए। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि वो फिर जाएगी, क्योंकि अब ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं रही थी, ये एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार वहां उसका सामना खुद राघव से होने वाला है। अगली सुबह आन्या बहुत जल्दी उठ गई थी। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसे वही कमजोर आवाज सुनाई देती रही, राघव को बोलना जल्दी आ जाए। और जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो, वो बिना नाश्ता किए, बिना किसी को बताए फिर उसी बस्ती की तरफ निकल पड़ी। लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर भी था, जैसे दिल पहले से ही किसी अनहोनी का अंदेशा महसूस कर रहा हो। जैसे जैसे वो झुग्गियों के पास पहुंची, उसके कदम खुद ब खुद तेज होने लगे। रास्ते में वही बच्चे खेल रहे थे, वही धुएं की गंध हवा में थी। लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे हवा में कोई अनकही बेचैनी घुली हो। और जब वो उस झोपड़ी के पास पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, आधा खुला हुआ था। अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी और किसी आदमी की धीमी टूटी हुई बात भी सुनाई दे रही थी। आन्या एक पल के लिए ठिठक गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और सामने जो देखा, उसे देखकर वो जैसे जड़ हो गई। राघव अपनी मां के सिरहाने बैठा था। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा थका हुआ लग रहा था। आंखें लाल थी, जैसे कई रातों से सोया ना हो। दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी, कपड़े धूल और पसीने से सने हुए थे। और वो अपनी मां का कमजोर हाथ दोनों हथेलियों में लेकर धीरे धीरे कुछ कह रहा था, जैसे किसी बच्चे को दिलासा दिया जाता है। उसकी आवाज में ऐसी टूटन थी जिसे सुनकर कोई भी समझ सकता था कि ये आदमी बहुत दिनों से अकेले लड़ रहा है। आन्या को देखते ही वो अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हैरानी और झिझक एक साथ आ गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि इतने बड़े घर की लड़की उसकी टूटी झोपड़ी में खड़ी हो सकती है। मैडम, आप यहां। उसकी आवाज कांप रही थी। आन्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं कल आई थी। आपकी मां की तबीयत बहुत खराब थी। ये सुनते ही राघव का चेहरा झुक गया, जैसे किसी ने उसके अंदर छुपे दर्द को छू लिया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे जाना पड़ा था काम ढूंढने, दवा के पैसे खत्म हो गए थे। उसके हर शब्द में बेबसी थी, लेकिन साथ ही आत्मसम्मान भी, जैसे वो अपनी मजबूरी बताना नहीं चाहता था, फिर भी सच छुपा नहीं पा रहा था। आन्या ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा। वही शांत और मजबूत दिखने वाला इंसान आज पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा था। और उसे महसूस हुआ कि कई बार सबसे मजबूत दिखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। तभी चारपाई पर लेटी उसकी मां ने हल्की हरकत की, धीरे धीरे आंखें खोली और आन्या को देखकर कमजोर मुस्कान दी। ये वही बेटी है जो कल आई थी। राघव चौंक गया, आप आई थी? आन्या ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। बूढ़ी मां ने कांपते हाथ से आन्या की उंगलियां पकड़ ली। उनका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें अपनापन था,
बहुत सेवा की इसने, भगवान खुश रखे। राघव की आंखें भर आई। वो कुछ बोल नहीं पाया। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी मजबूरी को किसी ने बिना कहे समझ लिया है। आन्या ने धीरे से कहा, हम इन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। ये सुनते ही राघव एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में झिझक साफ दिखाई दी। नहीं मैडम, आप क्यों परेशान होंगी, मैं संभाल लूंगा। उसकी आवाज में विनम्रता थी, लेकिन आत्मसम्मान भी उतना ही मजबूत था। आन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत शांत स्वर में कहा, आज मैं मैडम बनकर नहीं आई हूं, बस इंसान बनकर आई हूं। कुछ पल के लिए झोपड़ी में गहरी खामोशी छा गई। बाहर बच्चों की आवाजें आ रही थी, दूर से सब्जी वाले की पुकार सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर जैसे समय रुक गया था और राघव पहली बार उसे सीधे देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल भी थे, भरोसे की हल्की सी किरण भी। आन्या ने बैग से दवाइयां, फल और पानी निकाला और पास रख दिया। वो बूढ़ी मां को दवा देती रही, पानी पिलाती रही, उनका सिर सहलाती रही और राघव चुपचाप ये सब देखता रहा। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत दिखाई दी, जैसे लंबे समय बाद उसके कंधों से थोड़ा बोझ उतर गया हो। काफी देर बाद जब आन्या उठकर जाने लगी तो बूढ़ी मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर आएगी ना बेटी? उनकी आवाज में अकेले छूट जाने का डर था। आन्या की आंखें भर आई। उसने झुककर उनके माथे पर हाथ रखा और कहा, हां, मैं फिर आऊंगी। राघव उसे बाहर तक छोड़ने आया। दोनों कुछ देर चुप चलते रहे। फिर उसने धीरे से कहा, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। ये जगह, आन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी सही जगह वही होती है जहां दिल खींच कर ले जाए। राघव चुप हो गया। शायद उसके पास जवाब नहीं था। जब आन्या कार में बैठी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। राघव दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। लेकिन किस्मत ने अभी सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी रखा था। अगले दिन जब आन्या फिर वहां पहुंची तो झोपड़ी के बाहर भीड़ लगी थी। माहौल में अजीब सा सन्नाटा था और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज सब कुछ बदल चुका होगा। जब आन्या उस सुबह बस्ती में पहुंची तो उसके कदम अपने आप धीमे हो गए, क्योंकि झोपड़ी के बाहर असामान्य सन्नाटा था। कुछ लोग धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। किसी की आवाज ऊंची नहीं थी, जैसे सब किसी ऐसी बात को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हों जिसे शब्दों में कहना मुश्किल हो। और आन्या के दिल में अचानक एक ठंडा डर उतर गया। उसने भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर अंदर कदम रखा और अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई। चारपाई पर राघव की मां बिल्कुल शांत लेटी हुई थी। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें आराम मिल गया हो। और जमीन पर बैठा राघव दोनों हाथों से उनके पैरों को पकड़े सिर झुकाए बैठा था। उसकी पीठ हल्के हल्के कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू जैसे सूख चुके थे। दर्द इतना गहरा था कि अब रोना भी मुश्किल हो गया था। आन्या धीरे से उसके पास बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रखा और वही स्पर्श जैसे राघव के टूटे हुए सब्र को खोल गया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं देर से आया। मां इंतजार करती रह गई। उस एक वाक्य में इतना पछतावा था कि आन्या की आंखें भी भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा, क्योंकि उस वक्त राघव को सहारे की जरूरत थी, शब्दों की नहीं। बस्ती के लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। कोई लकड़ी ला रहा था, कोई कपड़ा, कोई पानी, और आन्या चुपचाप हर जरूरी चीज का इंतजाम करती रही, बिना किसी दिखावे के, बिना ये बताए कि वो कौन है, क्योंकि उस पल पहचान से ज्यादा जरूरी इंसानियत थी। जब चिता जली तो राघव दूर खड़ा उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर ऐसी खालीपन थी जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा उसी आग के साथ खत्म हो गया हो। और आन्या उसके पास खड़ी रही। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, फिर भी उस खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका था। शाम तक सब लोग धीरे धीरे चले गए। बस्ती फिर अपनी सामान्य आवाजों में लौटने लगी, लेकिन उस छोटी सी झोपड़ी के भीतर अब एक गहरा सन्नाटा बस गया था। राघव वहीं बैठा था, खाली चारपाई को देखता हुआ, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि अब आगे क्या। जब आन्या जाने लगी तो उसने धीमी आवाज में कहा, आपने जो किया मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। आन्या ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस इंसान होने का फर्ज निभाया। उसके बाद कई दिन बीत गए,
लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद बस्ती के लोगों ने देखा कि उसी जगह जहां पहले राघव की टूटी झोपड़ी थी, वहां काम शुरू हो गया है। ईंटें आने लगी, मजदूर काम करने लगे। धीरे धीरे एक छोटा सा पक्का कमरा बनकर तैयार हो गया और बाहर एक बोर्ड लगा, मुफ्त दवा और भोजन केंद्र। लोग हैरान थे कि ये सब किसने कराया, क्योंकि बस्ती में किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। और जब पहला दिन शुरू हुआ तो गरीब लोग वहां आने लगे, कोई दवा लेने, कोई खाना खाने, कोई सिर्फ थोड़ी राहत पाने। और उस जगह में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी मां का आंगन हो। राघव खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। वो बस चुपचाप वहां बैठकर आने वालों की मदद करने लगा, शायद इसलिए क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और देने के लिए पूरा दिल था। एक दिन दोपहर में जब वो दवाइयों का डिब्बा सजा रहा था, उसने देखा दरवाजे पर आन्या खड़ी थी, साधारण कपड़ों में, बिना किसी दिखावे के, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। राघव कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर धीमे से बोला, ये सब आपने किया है ना? आन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी मां चाहती थी कि कोई भी भूखा या बीमार यहां से खाली ना जाए। बस उनकी इच्छा पूरी कर रही हूं। यह सुनते ही राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन आन्या ने तुरंत रोक दिया। अगर सच में धन्यवाद कहना है तो यहां आने वाले हर इंसान की वैसे ही सेवा करना जैसे अपनी मां की बतौर करते। उस दिन के बाद राघव ने खुद को पूरी तरह उस केंद्र के काम में लगा दिया। वो हर आने वाले को सम्मान से देखता, दवा देता, खाना खिलाता, और उसकी आंखों में अब पहले वाली थकान की जगह एक नया मकसद दिखाई देने लगा था। आन्या भी समय समय पर चुपचाप वहां आती, सब देखती, मदद करती और वापस चली जाती। और धीरे धीरे उसे पहली बार अपने जीवन में सुकून महसूस होने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली खुशी लेने में नहीं, देने में होती है। उस बड़े सफेद बंगले में अब भी वही दीवारें थी, वही चमक थी, लेकिन आन्या बदल चुकी थी। उसे अब एहसास हो गया था कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, असली अमीरी उस दिल में होती है जो किसी अनजान के दर्द को अपना बना ले। और शायद पहली बार उस लड़की को, जो हमेशा खुद को अकेला महसूस करती थी, जिंदगी में घर जैसा एहसास मिलने लगा था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी इंसानियत भरी कहानियां और लोगों तक पहुंच सके। अपनी राय और दिल की बात कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक सोच किसी की जिंदगी बदल सकती है। और अगर आप ऐसी सच्ची, भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।